हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई शुरुआत में, एक नए क्लास में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फिजिक्स की क्लासेस, जो कि आपको यूट्यूब पे मिलने वाली हैं। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के आज का जो क्लास रहने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए रहने वाला है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपके पोर्शंस हैं, जो भी आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ टॉपिक जो है यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो फिजिक्स है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर इन सारे सिलेबस को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो वो आप कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी टॉपिक डिस्कस होगा उस टॉपिक से कैसे, जैसे मान लेते हैं कि इस वीडियो का जो टॉपिक है यूनिट वेक्टर के बारे में है, तो यूनिट वेक्टर से आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है किसके बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में। चाहे आपका एग्जाम रिटन हो रहा हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एग्जाम आपका एमसीक्यू हो रहा हो, दोनों के लिए हम लोग पीवाईक्यूज लेके आए हैं। एमसीक्यू भी है, रिटन आपके रिटन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी है। ठीक है, तो यही रहने वाला है आज के क्लास में। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर पार्ट ए पार्ट बी, आपको पता होगा कि जो भी सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, और पार्ट ए मैं कवर करवाने वाला हूं। पार्ट ए आपका क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, जिसमें यूनिट फर्स्ट आपका वेक्टर अलजेब्रा है, और लेक्चर फर्स्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है किसके बारे में, ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले यूनिट वेक्टर को बताने से पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ी बेसिक बातें बताऊंगा कि आपको वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर को डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहले हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, या कह ले स्केलर और वेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा, जब थोड़ा सा आपको डिफिनेशन पता चल जाएगा तो फिर बात करेंगे कि वेक्टर की हमको जरूरत क्यों पड़ी। चलिए, तो स्केलर क्या होता है बच्चों, स्केलर आपका, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़े, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मतलब संख्या कोई, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। अभी डिटेल में इस डिफिनेशन को समझेंगे। फिर वेक्टर की डिफिनेशन की बात करें तो वेक्टर क्या कहता है कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन प्लस आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे क्यों ऐड हुआ, इस चीज को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन का हमको आंसर ढूंढना पड़ेगा कि हमको वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमको वेक्टर की जरूरत क्यों है, क्या कारण है कि हमको वेक्टर एक नया टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे बेटा, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे हमारे दो दोस्त हैं। ठीक है, एक कहानी है, इसको कहानी ध्यान से सुनिएगा। मेरे दो दोस्त हैं ए एंड बी। मान लिया कि मेरे दो दोस्त हैं ए एंड बी। अब मैंने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे मैंने क्या किया है, कुछ खजाना छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, एक कहानी है, एकदम अच्छे से सुनिए, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो एक पेड़ है, बना लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, ये आपका पेड़ है और इसके नीचे हमने क्या किया है, खजाना छुपा के रखा है। ठीक है, तो मेरे दो दोस्त हैं, तो मैंने ए को क्या बताया कि इस पेड़ से इस पेड़ से इस पेड़ से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपका खजाना रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने ए वाले जो व्यक्ति हैं या ए वाले जो मेरे फ्रेंड हैं उनको मैंने कहा कि इस पेड़ के, जो एक पेड़ है उसके 10 मीटर के डिस्टेंस पे खजाना रखा हुआ है, इस पेड़ के।
लिए बात हो रही है, ठीक है। बी की बात करते हैं। बी को मैंने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पे पहले इस खजाने को, अब ए मान लीजिए कि यहाँ पे गया खजाना ढूंढने, तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या बोला है, इसको 10 मीटर का डिस्टेंस इसको बताया है हमने। तो ये क्या करेगा, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति रहेगा तो वो क्या करेगा, इस पेड़ से 10 मीटर इस साइड देखेगा, ये मान लीजिए 10 मीटर का ये डिस्टेंस है। इस पेड़ से 10 मीटर इधर देखेगा कि इधर कहीं खजाना तो नहीं है। इस पेड़ से पीछे की तरफ 10 मीटर देखेगा और इस पेड़ से नीचे की तरफ 10 मीटर देखेगा, ठीक है। और फिर इस पेड़ से इस साइड 10 मीटर देखेगा, इस साइड 10 मीटर देखेगा। तो इसको इसको जो खजाना मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप आंसर खुद में आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बी, जो मेरा बी वाला फ्रेंड है, ये थोड़ा खास मित्र है मेरा, तो मैंने क्या कहा, इनको कहा कि इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ से 10 मीटर 10 मीटर आपका साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, ठीक है, या 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने खजाना रखा हुआ है, खजाना है, ठीक है। तो अब बी वाला क्या करेगा, बी वाला यहाँ पे पहुंचेगा इस पेड़ के पास, बी वाला इस पेड़ के पास है। अब भाई ए वाला तो अपना मेहनत कर रहा है इस पेड़ के पास, ये बहुत मेहनत करेगा, ये इधर खुदाई करेगा और इस साइड करेगा, यहाँ पे देखेगा, फिर इस पेड़ के 10 मीटर पीछे देखेगा, फिर इनसाइड आपके कई सारे लाइंस मैंने बताया था ना, तो वहां इसको मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, बहुत कम थी। लेकिन इसको मैंने क्या कहा कि इस पेड़ से 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खजाना रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा डायरेक्शन की जानकारी यहाँ पे हम लोग को होती ही है कि हम लोग यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको यहाँ पे 10 मीटर के साथ साथ क्या बताया गया है, नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन बताया गया है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपका किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब इस साइड डायरेक्शन में, तो पेड़ से इस साइड आपका यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पे 10 मीटर पे मैंने खजाना यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे हमने क्या किया था, रखा हुआ था, ठीक है। अब इसके पीछे आप मानिएगा कि फ्लैट सरफेस है, इसके पीछे आपका ग्राउंड है और ग्राउंड को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने पे 10 मीटर के बाद खुदाई करने पे हमको क्या मिल गया, खजाना इसको आसानी से मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों बातों से आपको क्या पता चला कि किसी इंफॉर्मेशन को, यहाँ ए को जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो क्या कंप्लीट मिली थी, नहीं मिली थी। जो बी को इंफॉर्मेशन मिली थी वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी कि इसको आराम से खजाना मिल गया। और ए वाले को खजाना ढूंढने में क्या करे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, फिर भी वो शायद ही ढूंढ पाए, उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। और बी वाले को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है, क्योंकि उसको मैंने डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, कुछ ऐसे आपके आपके कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, कुछ ऐसी आपके इकाई होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्लियर हुआ कि हमको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन को कंप्लीट, कुछ हमारे ऐसे क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में जिनको अगर हम केवल उसका मैग्नीट्यूड बताएं तो उससे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं निकल के आ पाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी और इसी डायरेक्शन की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, वेक्टर। और वेक्टर हमारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन अभी बताया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है।
और एक एग्जांपल दें, एक और एग्जांपल, चलिए आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। यहां पे क्या है, एक गूगल मैप है। गूगल मैप आजकल सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग वाराणसी में रहते हैं तो वाराणसी की ही बात करते हैं। तो मान लो मुझे वाराणसी कैंट से, वाराणसी कैंट स्टेशन से हमको कहा जाना है, विश्वनाथ टेम्पल जाना है, विश्वनाथ टेम्पल जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना है, तो वाराणसी कैंट से हमको वाराणसी टेम्पल जाना है, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना है। तो गूगल मैप में हमने क्या किया, ये दोनों आपके जो भी आपके मतलब इनका नाम है, इनको हमने सर्च किया। और यहाँ पे अगर गूगल मैप क्या करे, इन दोनों का केवल 10 मीटर, जो आपका 10 किलोमीटर मान लीजिए डिस्टेंस होगा वाराणसी कैंट से विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ आपका मंदिर जो पुराना वाला है उसका मान लीजिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर गूगल मैप क्या है, आप कैंट पे खड़े हैं, आपने सर्च किया, अगर गूगल मैप केवल आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर बताता, तो क्या आप विश्वनाथ मंदिर, आप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच पाते? आपका क्या आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब तक मुझे ये गूगल मैप आपको डायरेक्शन नहीं बताना है कि हाँ यहाँ पे जाना है कैंट से, यहाँ से हमको ऑटो लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैदागिन से, मैदागिन के बाद आपको, मैदागिन के बाद या आप गुदौलिया से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब तक गूगल मैप आपको एक आपको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी ना बताए, तब तब तक आप यहाँ पे इस काशी विश्वनाथ टेम्पल पे आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है वेक्टर का, गूगल मैप्स हो गए, जीपीएस हो गए, इन सभी जगह आपका वेक्टर्स का यूज किया जाता है। डायरेक्शन आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी केसेस में। हमारे रियल लाइफ में डायरेक्शन का बहुत बड़ा यूज है, इसीलिए आपका वेक्टर जो होता है, वेक्टर टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कई सारी चीजों की समझ अच्छे से हो पाती है, ठीक है। तो यही है आपका वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने अच्छे से आपको बता दिया। जैसे अब एक फिजिक्स का भी एग्जांपल दे दूं, जहां पे आपका एक एग्जांपल और ले लो फिजिक्स में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कोई कार ले लेते हैं, ठीक है, कोई कार ले लेते हैं जो 50 किलोमीटर, आपका 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो कोई कार 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है, तो वो कहीं तो जा रहा होगा, उसका कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कौन बना रहा है, इसका डायरेक्शन बना रहा है। तो अगर मैं 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ कह दूं, तो ये इंफॉर्मेशन आपका क्या बन जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का भी एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि अब आपको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, वेक्टर आपको किसी भी चैप्टर, मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, पहले उस चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर आप इस चीज को जान लेंगे तो आपको वो चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्वांटिटी पे हमने बताया, स्केलर के बारे में थोड़ी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्केलर के एग्जांपल्स के बारे में। तो स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन प्लस एक और चीज चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यहाँ पे यूनिट भी चाहिए। जो स्केलर होते हैं इन दोनों टर्म से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे मास ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे, या आप यहाँ पे मास ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं क्या कहूं 100 kg, ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं 100 kg से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई संख्या, कोई संख्या। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, संख्या। यूनिट का मतलब क्या होता है, उसकी इकाई, जो फिजिक्स में हम लोग लगाते हैं। अब इकाई, इकाई आपका यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी, अब इकाई क्यों बनाया गया, इकाई के भी बारे में मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा।
एकदम आराम से सुनिएगा। अगर मान लेते हैं कि मैं कहूं कि इस सामने जो मेरा टेबल रखा हुआ है उसका जो लेंथ है वो 2 है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि 2 का मतलब कितना है? अगर मैं उसी टेबल को बताता कि उस टेबल की लेंथ 2 मीटर है तो आप समझ पाते। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स में इकाई की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मास हो गया। टेम्परेचर की बात करें, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। ये 100 केल्विन, 100 केल्विन का आपका यहाँ पे टेम्परेचर है। अब यहाँ पे टाइम की बात करें तो आप देख रहे हो स्केलर क्वांटिटी, ये सभी का है क्या है, स्केलर्स हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। टाइम हो गया, टाइम के साथ आप यहाँ पे एनर्जी ले लो, एनर्जी ले लो 100 जूल। इसको दिखाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, एक संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, एक यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी के बाद आपका वर्क हो जाएगा, वर्क भी आपका जूल में ही रिप्रेजेंट किया था 100 जूल। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को दिखाने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका उसका संख्या कितना है, वो कितनी मात्रा में है, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, उसकी इकाई चाहिए, जिससे आपका एक स्केलर रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस यूनिट आपका पहले से ही था तो यूनिट भी रहेगा, और डायरेक्शन। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन बना के, ये तीनों अगर इंफॉर्मेशन साथ में अगर मिल जाती है तो किसी जो भी आपकी क्वांटिटीज होंगी, जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, उसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा वो सारी चीजें बताएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वही वेलोसिटी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी को मैंने क्या कहा, 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, तो क्या आप नहीं समझ जाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके हमने परिमाण को दिखाया, इसकी संख्या को दिखाया, संख्या को दिखाया, इसकी इकाई को दिखाया, इसकी इकाई को दिखाया, इसकी दिशा को दिखाया। ठीक है, तो ये इस जो वेक्टर है, जो वेलोसिटी है, वो आपका एक प्रकार का वेक्टर है। उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, मैग्नीट्यूड का यूज किया, यूनिट का यूज किया, और डायरेक्शन का यूज किया। तो समझ में आ गया क्लियरली क्या है वेक्टर, क्या होता है। और भी एग्जांपल वेक्टर के हो सकते हैं, जैसे आपका फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स आपका यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 10 न्यूटन का जब फोर्स है, ये ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, तो अगर इस बॉक्स पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे ये बॉक्स, आपका बॉक्स का मूव करने का डायरेक्शन किधर होगा, ये आपका इस साइड मूव करेगा। तो डायरेक्शन हमको ये भी बता रहा है कि इसका मूवमेंट क्या होगा, ये भी हमको डिस्क्राइब करके बता रहा है। ठीक है, तो वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर में पूरा आपका वेक्टर यूज होने वाला है। आप जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हो वेक्टर के बारे में, वो सभी टॉपिक्स आपके कहां पे यूज होंगे, थर्ड सेमेस्टर में यूज होने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर के पार्ट ए में यूज होने वाले हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। ठीक है, वहां पे आपको चार्जेस के बारे में बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे प्लस क्यू के लिए, अगर प्लस क्यू, अगर मान लो कि ये कोई रुका हुआ चार्ज है, तो प्लस क्यू के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो आपका आउटवर्ड बनता है। मतलब इसका भी एक डायरेक्शन होता है पार्टिकुलर, ऐसा नहीं कि ऐसा डायरेक्शन हो जाता है, ये इसका भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मतलब यहां से आपकी जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं इस चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे निगेटिव चार्ज की बात करें, अगर निगेटिव चार्ज है और रुका हुआ चार्ज है तो इसका जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो आपका वर्टिकली इनवर्ड बनती है, रेडियली इनवर्ड बनती है।
ठीक है, तो इनके भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दोनों चार्ज अगर इस पॉइंट पे दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के बीच का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का यूज हर जगह होने वाला है, हमेशा वेक्टर का यूज होगा। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ोगे वहां पे हर जगह यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर के बारे में आई होप कि सारी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यूनिट वेक्टर, अब उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, आई होप कि सारा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ वीडियो में अगर आप चाहते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी आप कमेंट किया करो, उसमें हम लोग इम्प्रूव जरूर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक किया करो, और यहाँ पे इस ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पे, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो कैसे जुड़ना है वो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यूनिट वेक्टर को जानने से पहले यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो उसको हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आपका जियोमेट्रिकली पहले देखते हैं, जियोमेट्रिकली किसी वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे होता है वेक्टर का। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका ए है, इसको जियोमेट्रिकली वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे हम लोग दिखाएंगे। एक मिनट। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ये बनाएंगे। ठीक है, या इसको फिर से बनाते हैं, ये लाइन क्या बनाए, क्या बताएगा हमको जियोमेट्रिकली कैसे आप किसी वेक्टर को दिखा सकते हैं वो मैं बता रहा हूं पहले। ठीक है, तो ये जो लाइन जो ड्रॉ किया हमने, ये जो लाइन ड्रॉ किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। ये लाइन क्या बताता है, मैग्नीट्यूड मतलब संख्या को बताता है कि ये जो भी आपका वेक्टर है वो कितनी संख्या में यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके साथ ही साथ एक इसका क्या होता है, हेड पोजीशन होता है। हेड होता है, हेड मतलब डायरेक्शन, आपका हेड है और इस साइड आपका क्या होता है, टेल होता है। टेल मतलब पूंछ। ठीक है, तो यहाँ पे हेड और टेल होता है, और हेड का डायरेक्शन जिधर होगा उस वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर उसी साइड होगा। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका ज्योमेट्रिकली कैसे कर सकते हैं आप, पहले उसको आपको लेंथ में दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल आपका 10 मीटर, 10 मीटर ईस्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर ईस्ट हमने ले लिया, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हम लोग 10 मीटर आपका ईस्ट की तरफ ले लिया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, पहले लेंथ आपका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 10 मीटर। ठीक है, और ईस्ट आपका डायरेक्शन है, तो ईस्ट आपका इस साइड होता, तो यहाँ पे आपका ईस्ट बन गया। समझ में आ गया, तो यहाँ पे ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। और जहां हेड पोजीशन आप लगाओगे, जिस साइड हेड पोजीशन लगाओगे, चाहे इस साइड आपने लगाया तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ज्योमेट्रिकली आप इस वेक्टर को दिखा सकते हैं ना। चलिए, आपको अगर कोई ए, आपको मान लो कि सपोज ए आपका कोई क्वांटिटी है और इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है वो आपका एक वेक्टर है, तो इसको कैसे बताओगे, ए के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे। ए वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया, इजी लग रहा है सब कुछ, आराम से अच्छे से यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक एक चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर जो है आपको इस प्रकार से आपको दिखाना है। अब जैसे एग्जांपल में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, एक डायरेक्शन, ये आपका साइन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ई वेक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी,
ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके ऊपर ये साइन लगा देंगे तो ये आपका मैग्नेटिक। इसी तरीके से वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे तो ये आपका इसका वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने बेसिक बातें आपको बता दी हैं। अब देखिए बात आती है यूनिट वेक्टर को जानने के लिए। तो यूनिट वेक्टर बच्चों देखिए, यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर के आपके कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं, लाइक वेक्टर होते हैं, अनलाइक वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उनमें से ही एक टाइप जो है वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, उनमें से ही एक टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या यूज होता है, यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर, पहले मैं एक हेडिंग यहाँ पे दे दूं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर, फिजिक्स में ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और इसका यूज जो होता है, इसका यूज जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। इसका यूज होता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, टू रिप्रेजेंट द, यहाँ पे मैं लिख देता हूं और हिंदी मतलब भी बताऊंगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो परेशान ना हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपी बोर्ड के बच्चों को यहाँ पे इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बाद में जाके वो सही हो जाएगा, आप लोग घबराइए मत, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो यू टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे यूज जो होता है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इस यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी मैंने बता दिया, वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं ना। तो यहाँ पे अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो इसको क्या बताओगे आप? इकाई सदिश। क्या बोलोगे? इकाई सदिश बोलोगे। अब देखो हिंदी में आप बोलते हो, अब स्केलर को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। अदिश, जिसका कोई दिशा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। तो हिंदी अगर आप मतलब जानते हो तो आप बिना डेफिनेशन पढ़े भी आप उसका मतलब, अगर आप उसका मतलब निकालोगे तो खुद में खुद आपका उसका डेफिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, जैसे वेक्टर है वो क्या होता है? सदिश। सदिश, स का मतलब क्या है? साथ, दिशा के साथ आने वाली चीजें को क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। अब देखो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई, और वेक्टर का मतलब सदिश होता है, तो इकाई सदिश हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब बताए ही कि संख्या होता है। यूज इसका मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये हो गया। अब इस यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हर एक वेक्टर का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो होगा। तो इस वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम लोग किसी भी वेक्टर के ऊपर यहाँ पे कैप लगा देते हैं, कैप, कैप का मतलब हिंदी में टोपी, जो आपके कैप्स होते हैं जो हम लोग लगाते हैं, टोपी यूज करते हैं, उसको अगर हम लोग यूज कर लें किसी भी वेक्टर के ऊपर तो वो क्या बताएगा? उसके डायरेक्शन को बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, दो केस है ये, मैग्नीट्यूड 1 होने वाला, इससे आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो कैप, या तो आप किसी भी वेक्टर के ऊपर क्या लगा दो, इस तरीके का एक कैप लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? वो वेक्टर क्या बताएगा? उस वेक्टर को हम लोग पहचान लेंगे कि ये जो वेक्टर हमने लिखा है ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया?
तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आप क्या बता सकते हो कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, एक वेक्टर का टाइप होता है, एक वेक्टर का प्रकार होता है जहां पे ये क्या बताता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वेक्टर किसी भी फॉर्म में हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण अगर 1 के बराबर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे मैथमेटिकली आप कैसे दिखाएंगे, मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को अगर हमको दिखाना है तो कैसे दिखेंगे, तो सपोज कर लेते हैं एक वेक्टर, सपोज कर लेते हैं ए आपका कोई वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर को दिखाने का तरीका, ए लिखा और उसके ऊपर एक लाइन बना दिया इस प्रकार से, तो ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन को हमको दिखाना है तो क्या लगाएंगे, हमको किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, अभी पीछे बताया था ना, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड, उसका संख्या क्या है, उसका यूनिट क्या है, यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड, यूनिट, और यहाँ पे अभी यूनिट को आप यहाँ पे होल्ड रखिए, मतलब यूनिट का अभी हम लोग बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे मेन जो दो चीजें हमको रिक्वायर्ड होती है, मैग्नीट्यूड प्लस आपका किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन। ठीक है, अब ए वेक्टर को दिखाने के लिए हमको इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ हमको यूनिट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी ए वेक्टर एक हाइपोथेटिकल वेक्टर है, तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट मैंने नहीं लिया है ना। तो अब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी संख्या कितनी है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखो अगर मैं कहूं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दिखाओ, जैसे 2-3 एग्जांपल मैं करवा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बोलूं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ए वेक्टर का मॉड निकाल दो। अभी मॉड कैसे निकालते हैं अभी आगे बताऊंगा, मॉड कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब मैं यूनिट वेक्टर अच्छे से बता दूंगा तो मैं मॉड निकालना भी बताऊंगा। तो जैसे बी वेक्टर है और मैं पूछूं कि इसकी संख्या क्या है, तो इस बी वेक्टर को एक मतलब इसके डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, तो ये क्या बताएगा कि इसकी संख्या कितनी है। तो इसको किसी भी वेक्टर की संख्या को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके साइड में बार, मतलब इस प्रकार से हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक है, तो बार के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे ए वेक्टर का, सॉरी मॉड के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे बार नहीं, मॉड के अंदर अगर लिख देंगे तो वो हम समझ जाएंगे कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखी जा रही है। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ए वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमको क्या पता है कि किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर हम कैप लिख दें, या तो कैप इस प्रकार का टोपी अगर हम लोग लगा दे तो वो क्या बचाएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर लिखा, उसके ऊपर कैप लगा दिया, तो ये क्या बताएगा, इसके डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो अगर मैं ए कैप की वैल्यू पूछूं, ये आपका मैग्नेट, ये दोनों इनटू में रहते हैं ना, पेन चेंज कर लूं। ठीक है, ठीक है, हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन दोनों साथ में ही लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए कैप। अब अगर मैं ए कैप की वैल्यू निकालना चाहूं, इधर ए वेक्टर पहले से ही है, अगर मैं ए कैप की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, इस ए वेक्टर को इस साइड लेके चला जाऊं तो हमारा ए कैप का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना है, आपको इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, एक इकाई सदिश के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में। तो आई होप कि आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं सर ये वीडियो सही है, अच्छा लगा हम लोग को पढ़ के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो
आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर और वीडियो इसी तरीके से चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना होगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे ना। तो यूनिट वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखो, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट बट कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर जो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 होता है, लेकिन ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन को यहाँ पे दिखाता है। ये कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट किया जा सकता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा सकता है। यहाँ पे नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, दिस वेक्टर इज ओनली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। देखो मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया है। थर्ड पॉइंट है नोटेशन, यूजुअली रिटन विथ अ हैट, या आप कैप भी बोल सकते हो, हैट भी बोल सकते हो, और या इस प्रकार से सिंबल से हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखो इसी तरीके से नाउ लेट ए वेक्टर हमने ले लिया इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कैसे है ये नहीं बताया, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो फॉर्मूला आपका कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, तो ये आपका जो डायरेक्शन होगा किसी भी वेक्टर का वो ए कैप से दिखाया जाएगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे तो वो आपका डायरेक्शन बताने लगेगा। चलिए, तो यूनिट वेक्टर के बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ से अच्छे से आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे दिखाते हैं, या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मैं बता रहा हूं, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ, आपको अगर आप वेक्टर, अगर किसी कॉन्सेप्ट में ऐसी ऐसी कोई आपकी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है वो देखने को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2D के अंदर हम लोग जानते हैं 2D, 2 डायमेंशनल, मतलब 2D के अंदर आपका 2D के अंदर आपका क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y। एक मिनट, ठीक है। 2D के अंदर 2 डायमेंशनल, आप अब यहाँ पे इन 3 डायमेंशनल अगर कोई चीज है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, x y और z होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2D के अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है और 3D के अंदर एक्स वाई जेड होता है। तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं बना लूं 3D को, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे ये आपका क्या है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमारे कुछ फिक्स वेक्टर होते हैं जिनका यूज हम हमेशा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई नंबर है, कोई वेक्टर मान लो है, कोई ए आपका वेक्टर है, ए वेक्टर है जिसका लेंथ आपका क्या दिया गया है। अब देखो किसी वेक्टर को दो चीजों से दिखाएंगे, उसका लेंथ कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो छोड़ो यहाँ पे ये चीजें ना, आप मान लो कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर आता है तो उसका अगर हमको डायरेक्शन अगर दिखाना हो तो वो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा आई कैप से दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या दिखाएंगे, जे कैप से दिखाएंगे। अब किसी वेक्टर के ऊपर हम लोग कैप लगा दिए तो उसका मतलब क्या है, अभी बताया कि उसका मतलब ये है कि वो एक डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस पे अगर कोई आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, के कैप के थ्रू दिखाएंगे। अभी एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस
मतलब आई कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग, आई कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका क्या है, कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव लिखिए, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जे कैप का मतलब क्या है कि ये आपको यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है, किसके अलोंग? यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से के कैप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा। अब चलो यहां पे अगर मैं क्या कर दूं, इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर मैं क्या कर दूं, इस साइड जो ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में अगर हम लोग कोई वेक्टर लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर लेते हैं, अब डायरेक्शन के लिए हमको पता है कि आई जे के का ही प्रयोग करने वाले हैं, ये आपके डायरेक्शन वेक्टर को मतलब डायरेक्शन को दिखाते हैं एक्स वाई जेड में। आपको अभी पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी एग्जाम्पल जब मैं दूंगा। ठीक है, जैसे अब देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि निगेटिव आई कैप, निगेटिव आई कैप का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर जो है वो अलोंग है, किसके अलोंग है, किसके साइड है? अलोंग का मतलब होता है कि इकाई सदिश जो है या डायरेक्शन जो है उस वेक्टर का पॉजिटिव आपका निगेटिव एक्स एक्सिस में है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में जो आपका उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन होगा उस वेक्टर का वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो आपके डायरेक्शन वेक्टर होते हैं उनको अगर कोई भी वेक्टर आपको इस प्रकार से दिखाया गया है कि इस प्रकार से दिखाया गया है कि इस पे एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों पे उसके कंपोनेंट है, उसके कंपोनेंट जो है वो तीनों पे है, तो उनका अगर डायरेक्शन दिखाना होगा तो एक्स एक्सिस अगर आएगा तो आई कैप लगाओगे, वाई एक्सिस आएगा तो जे कैप लगाओगे, जेड एक्सिस आएगा तो के कैप लगाओगे। अब इसका एक अच्छा एकदम बेहतरीन एग्जांपल हम लोग देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे मान लो कि ए वेक्टर है और इसको दो डायमेंशनल, आपको टू डायमेंशनल में हमको लिखना है, टू डायमेंशन में बनाना है। टू डायमेंशन का मतलब प्लेन हो गया कोई भी, ये आपका क्या है, एक टू डायमेंशनल आपका जो आपका रेक्टेंगल होता है ये क्या होता है, एक टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई ए वेक्टर है, इसको हमने क्या किया, कोई वेक्टर है इसको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, या आप ए वेक्टर है, मान लो कि इसका जो लेंथ है, अब इमेजिन करो कि कोई 2D आपका कोई स्पेस है, मान लो कि पूरा आपका कोई रेक्टेंगल है, कोई प्लेन मान लो कोई रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल पे आप क्या करो कि इमेजिन करो कि कोई आपका जो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है वो आपका AX है, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ है, वाई एक्सिस पे लेंथ जो है वो AY है। तो एक्स एक्सिस वाला जो वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो हमेशा जरूरत पड़ने वाली है, तो ए एक्स के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के लिए हमने क्या बताया था कि अभी यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे तो निगेटिव दिख नहीं रहा है, आगे चलना है ना। अब देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, दोनों जगह पॉजिटिव है, तो हमको पॉजिटिव वाला आई कैप लेना पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई कैप यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यहाँ पे आई कैप यूज करते हैं। कौन सा वेक्टर, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर, जे कैप। ठीक है, तो ये आपका एक वेक्टर जो बना वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, अगर कोई टू डायमेंशनल का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो टू डायमेंशनल आपका मतलब दो ही एक्सिस होने चाहिए,
तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस ax का मतलब यह है कि इस x एक्सिस पे यहाँ पे ax लेंथ चला है, मतलब यहां तक मान लो कि ax लेंथ है इसकी, ठीक है। y एक्सिस पे ay लेंथ है, ये जो पार्ट होता है ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, इसकी संख्या को दिखाता है। अभी हमने पीछे से बताते हुए मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो ay क्या है, इसका लेंथ है, मान लो कि इतना लेंथ है ay, मतलब यहां से ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, यहां से यहां तक का लेंथ जो है ax है। इस ओरिजिन से इस y एक्सिस का जो यहां इस पॉइंट का जो लेंथ है ay, ठीक है। तो इसको अगर हमको एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ए वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो ax इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, वेक्टर दिखाना है तो हमको डायरेक्शन भी चाहिए। तो हमने अभी बताया कि एक्स एक्सिस पे कौन सा डायरेक्शन यूज होता है, हमेशा आई कैप होता है इसका डायरेक्शन। इसी तरीके से y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे डायरेक्शन आपका यहां पे ले लेंगे। पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे y एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, j कैप। तो यहाँ पे ax यहाँ पे i कैप लगा दिया, ay j कैप, जिससे ये एक कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। अगर इसी तरीके से मान लो 3D स्पेस रहता, 3D स्पेस मान लो कोई भी, ठीक है। तो मान लो कि अगर इसका लेंथ जो रहता है ax, इसका लेंथ x एक्सिस पे रहता, y एक्सिस पे इसका लेंथ जो रहता है ay रहता, और z एक्सिस पे यहां से इस ओरिजिन से, एक मिनट, इस ओरिजिन से यहां तक का इस पॉइंट का जो लेंथ है, इस पॉइंट का जो लेंथ है ax है, इस ओरिजिन से इस पॉइंट का जो लेंथ है ay है, और इस ओरिजिन से इस पॉइंट का जो लेंथ है az है, ठीक है। और मैं क्या करूं, अब तीनों पे अब हमको क्या करना है, हमको कोई, हमने ए वेक्टर सपोज किया है जिसका एक्स एक्सिस पे ax लेंथ है, वाई एक्सिस पे ay लेंथ है, और जेड एक्सिस पे az लेंथ है। अब यहां पे इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले ax लिखूंगा और x एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर यूज होता है उसको यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आई कैप यूज करेंगे। प्लस इसी तरीके से आप यहाँ पे देख के बता सकते हो ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर को आप इस तरीके से, अब मैं एग्जांपल दूं, अब देखिए एग्जांपल आपको आराम से समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पे हमको कोई वेक्टर दिया गया है, कोई एग्जांपल हमको कोई वेक्टर दिया गया है, मान लो ए वेक्टर जो दिया गया है, इसकी वैल्यू जो हमको दी गई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि पहले आई कैप यहाँ पे यूज हुआ है तो आई कैप देख के समझ जाएंगे कि ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। मतलब इसका जो लेंथ है एक्स एक्सिस पे वो आपका 3 है, इसका जो संख्या है वो एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं कि यहां तक आपका 3 है, ठीक। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आई कैप लगा हुआ है, मतलब जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपका इसका डायरेक्शन भी हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देख के क्या समझेंगे, 4 और जे कैप को, मतलब कि 4 आपका मैग्नीट्यूड हमने चला किस पे, वाई एक्सिस पे, और इसका जो यूनिट, और हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि जो 4 है वो वाई एक्सिस पे है, वो इस यूनिट वेक्टर से हम लोग पता कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 4k कैप है, ठीक है, 4k कैप है तो 4k कैप हमको क्या बता रहा है कि हमको 4 मैग्नीट्यूड चलना है किधर, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहूं कि आपको बस केवल क्या दिया रहे, 3i कैप दिया रहे, इसका मतलब क्या है कि हमको कहां पे चलना है, एक आपका कोई वेक्टर है जो कि केवल इतने से पार्ट से दिखाया गया है, ठीक है। तो हमको इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 मैग्नीट्यूड चलना है, किस पे, आई कैप क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस पे,
समझ में आया? इसी तरीके से जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर ये है, इसको -3k से दिखाया गया। अब माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो माइनस होता है यहाँ पे -i है, -j है, -k है, तो ये हमेशा नेगेटिव y एक्सिस पे लगेगा, ये नेगेटिव z एक्सिस पे लगेगा। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो -3k का मतलब ये है कि 3 मैग्नीट्यूड चलना है हमको किधर, ये -k जो हमको बता रहा है, ये क्या बता रहा है, जैसे 3 को हम बाहर लिख लें माइनस, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको ये बता रहा है कि हमको क्या करना है, -k का मतलब निगेटिव z एक्सिस पे 3 मैग्नीट्यूड चलना है, 3 संख्या चलना है। जैसे मान लो कि कोई आदमी आपका कोई आदमी चलने वाला है और उसको हमने क्या बता दिया कि आप क्या करो, जेड एक्सिस डायरेक्शन में या ईस्ट का ही डायरेक्शन ले लो, ईस्ट का डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में बात करना है तो आपको यहाँ पे नंबर्स ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर अगर -3k है तो यहाँ पे 3 हमको पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी संख्या है, और -k इसका क्या है, -k इसका क्या है, डायरेक्शन है। और -k जो डायरेक्शन होता है वो किसका होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि -k किसका डायरेक्शन होता है, -z एक्सिस का। क्या होता है, -z एक्सिस का। ठीक है, तो यहां से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस वेक्टर के बारे में, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये हमेशा यूज होते हुए आपको दिख जाएंगे। और इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर जो होते हैं 3 डायमेंशनल में, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब अगर मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलूं, ऑर्थोगोनल, अगर मैं किसी को बोलूं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब ये समझना चाहिए कि उस किसके बारे में बात हो रही है, आई कैप के बारे में बात हो रही है, जे कैप के बारे में बात हो रही है, के कैप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं। जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही प्रेजेंट रहते हैं, ऑलवेज, आपस में ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवत। ठीक है, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे आप देखो ना, यहाँ पे हमने आई कैप इधर बनाया था एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने क्या बनाया था, जे कैप बनाया था, और जेड एक्सिस पे के कैप बनाया था ना, इसी तरीके से बनाया था। अब देखो ना, यहाँ से आई और जे कैप के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई, जे और के, अगर दो यूनिट वेक्टर को कंपेयर करेंगे तो वो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अब आप इस प्रकार से कोई भी वेक्टर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये चीजें आपने 11th में पढ़ी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि 11th में अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बेसिक से 11th से रिलेट कराते हुए यहाँ पे आपको चीजों को बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि यूनिट वेक्टर के बारे में ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक आई होप के क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमको मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, हमने कहा था ना कि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक बना लेते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का परिमाण या संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है, वो आपका 3i कैप
प्लस 4j कैप प्लस k कैप। इस प्रकार से आपका कोई वेक्टर दिया गया है। तो अब इन नंबर से हमको क्या पता चल रहा है कि आई कैप है तो मतलब एक्स एक्सिस पे 3 नंबर चलना है, जे कैप है मतलब जेड एक्सिस पे हमको क्या करना है 4 पाथ, आपको 4 मैग्नीट्यूड का पाथ कवर करना है। के आपका के कैप के आगे 1 है तो मतलब के कैप पे हमको केवल बस यहाँ पे के कैप पे हमको कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं चलना है, ठीक है। तो मतलब वहां पे केवल 1 मैग्नीट्यूड ही आपको चलना है, ठीक है, इसके आगे 1 होता है ना। तो अगर मैं बात करूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपको बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाइए, तो मैग्नीट्यूड मतलब इसकी संख्या निकाल के दिखाइए, तो क्या करना है, ए वेक्टर को मॉड में लिखना है। क्या करना है, मॉड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है किसी भी वेक्टर को। अगर किसी चीज को हम मॉड में कर देते हैं, किसी वेक्टर को मॉड में कर देते हैं तो वो क्या बताएगा, उसकी संख्या को बताएगा। तो किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला पहले बता दूं, फिर उसके बाद नंबर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई ए वेक्टर जो होगा वो आपका इस फॉर्म में दिया गया रहेगा, और ए जेड के कैप, ठीक है। ये आपका इस फॉर्म में कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लीजिए इसका, और यहाँ का जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करिए यहाँ का जो नंबर है इसका स्क्वायर करिए, प्लस यहाँ का जो नंबर है इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो केवल नंबर्स को हम लोग ध्यान देंगे। अब जैसे इसी एग्जांपल में यहाँ पे नंबर कितना है 3, यहाँ पे नंबर कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर्मूला है आपका, तो ए एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो होगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9, 16 और 1 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 26 आ जाएगा। तो इस वेक्टर का मॉड निकल गया। अच्छा, कोई इस प्रकार से एकदम इजी आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लो कोई वेक्टर है वो आपका 10 आई कैप से दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, हम वही 3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है 10 का स्क्वायर प्लस आई के कैप यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है, आई जे कैप यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10 स्क्वायर आ गया, मतलब 100, और मतलब यहाँ पे 10 आ जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आ गया 10 ही आया है। मतलब अगर आपको कोई सिंगल आपको इस प्रकार से नंबर दिया रहे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो सिंपली आप क्या बताओगे 10 बता दोगे, इसका नंबर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, एग्जांपल तो अगर मैं मान लो कि ए वेक्टर देता हूं, अगर 20 के कैप में लिख दूं तो इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछूं तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हो तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं हम लोग कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी संख्या जो यहाँ पे लिखा गया है 20, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्यों बताया, अब हमने ये चीजें क्यों बताई, क्योंकि हमको पता है कि जो यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, ए कैप से दिखाते हैं। अगर कोई ए वेक्टर ले लिया तो इसको ए कैप से दिखाएंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका कैप हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक कैप यूज कर लिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेक्टर तो आप आराम से लिख लोगे क्योंकि वेक्टर आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन इसका मॉड कैसे निकालोगे, तो मॉड निकालने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गई पूरी वेक्टर यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छे से बात, ठीक है। तो हमने
क्या क्या अभी तक जान लिया? अब आपको पता चल गया कि वेक्टर हमको पढ़ना ही क्यों है, स्केलर क्या होता है, स्केलर का एग्जाम्पल क्या होता है, वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर को अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस पे मान लो दिया रहे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, वाई एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, और जेड एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें पता चल गई। फिर हमने जान लिया कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, ठीक है। हालांकि और भी आपके पास, चूंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, अभी तो आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। इसके बारे में जब आप पढ़ लेना, तो उसके बाद पढ़ने के बाद आप देखना कि किसी दो वेक्टर का जो, अगर सेम वेक्टर के सेम यूनिट वेक्टर है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे जे कैप का डॉट, ये जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे तब आपको बताया जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लोगे तो यूनिट वेक्टर के बारे में ये फॉर्मूला आपको समझ में आने लगेगा कि ये 1 क्यों आता है, ठीक है। और ये मैंने क्लासेस में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आई और क्रॉस जे करते हैं तो हमको क्या मिलता है, के कैप मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट, हाँ पहले इसमें कंप्लीट करते हैं, अगर आई अगर दूसरे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आई कैप का, दो यूनिट वेक्टर हैं वो दोनों डिफरेंट है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो वो हमेशा 0 वैल्यू देंगे। तो ये भी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मैंने नहीं बताया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपको देखना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये वैल्यूज कैसे आ रही, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं लगवा देता हूं पहले, जैसे मान लो कि ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, आपको इस प्रकार से कोई वेक्टर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन बताइए, इस वेक्टर का क्या बताइए, डायरेक्शन बताइए। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब हमको क्या चाहिए, ए वेक्टर का पूरा वैल्यू तो पता है, हमको क्या चाहिए, बस केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 + 16 और इसका अंडर रूट 25, ये 5 आ गया, ठीक है। तो हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, ए वेक्टर की वैल्यू पता चल गई, तो अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमको बताना है तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर से हम आप रिलेटेड क्वेश्चन भी अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, अब उन क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। अब उन क्वेश्चंस को देखने से पहले बच्चों, हम लोग थोड़ा सा, हमने बताया था ना कि अगर आपको सारे टॉपिक को आप चाहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है और वो टॉपिक वाइज आप पढ़ना चाहें, आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक, मतलब हमको पहले वेक्टर का बेसिक क्या होता है, मतलब वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, वो भी सारी चीजें आपको बताई जाए, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए एक यूनिट में। जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी क्लासेस मिलेंगी, वहां पे आपको 3 क्लासेस एक यूनिट की मिलेंगी, लेकिन जब आप इसका कोर्स लेते हैं तो आपको वहां पे 10 क्लासेस मिलेंगी, 12 क्लासेस मिलेंगी, वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनएस एजुकेयर ऐप। ठीक है, डीएनएस एजुकेयर ऐप आप हमारे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इस बैच का जो नाम है वो नवोद्भव बैच है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप वहां पे नवोद्भव बैच में आपको जुड़ना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कोचिंग में जाते हो तो पर मंथ आप पेमेंट करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, 1250 रुपीज का पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है। और इस समय हम लोग पे ऑफर भी चल रहा है, जो भी बच्चे इस समय ज्वाइन करेंगे उनको डीएनएस 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे 20% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो 1250 में 20% और भी माइनस हो जाएंगे इस समय जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, और वन टाइम पेमेंट करेगा और करना होगा आपको 3 मंथ का कोर्स मिलेगा। 3 मंथ में हम लोग कोर्सेज को कंप्लीट कर देंगे और कोर्स की वैलिडिटी कब तक बनी रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे मान लेते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम आपका नवंबर में होता है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम दिसंबर में होता है, तो वहां पे उनके हिसाब से जब तक उनकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाते तब तक आपका कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। और इसमें फीचर क्या मिलेंगे, जैसे मैंने आज का क्लास पढ़ाया उसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट्स क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन जो आज का पीडीएफ है वो भी आपको मिलने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज, एक यूनिट वाइज आपको, एक यूनिट वाइज आपको यहाँ पे यूनिट वाइज आपको क्लासेस आपको मिलने वाली है। मतलब यूनिट वाइज एक यूनिट, जैसे मान लो कि यूनिट फर्स्ट मैंने पढ़ाया और यूनिट फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, तो इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बताए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो आपने कोर्स आप इस बैच में ज्वाइन होंगे, जैसे मान लो कि आप बीएससी मैथमेटिक्स में ज्वाइन हुए, ठीक है, तो बीएससी मैथमेटिक्स के 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपके स्टैट्स भी होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं मान लो, ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट है तो उसमें 3 सब्जेक्ट आपके जो भी होंगे, जो 3 कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट होंगे, 1250 रुपीज में वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, वो आपके सारे पढ़ाए जाएंगे और पूरा सब्सक्रिप्शन जो रहने वाला है वो आपके एग्जामिनेशन तक रहने वाला है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आज जो मैंने पढ़ा है उसका, जो भी बच्चे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आज का लेक्चर मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, वहां पे आपको ये वाला पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन पे ज्वाइन होने की बातें। अब हम लोग चलिए देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर उसके बाद रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो पहला क्वेश्चन है, अ यूनिट वेक्टर कैन हैव ओनली पॉजिटिव कंपोनेंट, ओनली नेगेटिव कंपोनेंट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपोनेंट एंड नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछ रहा है कि क्या यूनिट वेक्टर पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, या आपका कोई इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आई कैप जो यूनिट वेक्टर है ये आपका पॉजिटिव में है, और यहाँ पे जो ये यूनिट वेक्टर है ये नेगेटिव में है। तो मतलब यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इफ अ वेक्टर, हमको एक वेक्टर दिया गया है तो पूछ रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या करिएगा, ए वेक्टर पहले देखेंगे। अब ए वेक्टर को पहले लिखेंगे और सॉरी इसका डायरेक्शन को बताना है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए कैप लगाना पड़ेगा और ए कैप को हम लोग ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर से लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब हम लोग इस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ए वेक्टर का मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 16 मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तब आपका यूनिट वेक्टर आपका कितना बनेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, पहले हमने वेक्टर को लिख लिया, अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया 5 आया है, तो मतलब इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, 3i कैप बाई 5 प्लस 4j कैप बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, चौथा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो पॉइंट में दिया गया, तो अगर 5 से 3 में डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 0.6 आएगा ना। 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा पॉइंट में, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, तो यहां से हमने इसका डायरेक्शन आपका निकाल दिया। तो डायरेक्शन इसका क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से इसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपका कौन सा ऐसा वेक्टर इनमें से है जो कि एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल को, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ये जो आपका वेक्टर दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप। अब इसको कैसे ऐसे लिख लिया, 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस फॉर्म में आ गया तो हम इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। तो इन सभी वेक्टर का मान लो इसको ए वेक्टर से दिखाते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर और इधर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, और मतलब 2/4 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो ये यूनिट वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड को चेक करो। अब सेकंड चूंकि यहाँ पे इसके आगे अगर आई कैप के आगे कोई भी नंबर नहीं दिया है तो वहां पे आई 1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, किसी नंबर जैसे एक्स लिखा है, एक्स लिखा है तो एक्स के आगे हम लोग 1 लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर में 1 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 1 आई कैप, तो इसका देख रहे हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो मतलब ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा यूनिट वेक्टर नहीं है, तो एक तो हमको ये ऑप्शन मिल गया। हम इसी तरीके से और चेक करेंगे क्योंकि और भी आपके वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जे कैप के आप आगे 1 लगाएंगे तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो ये भी ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब इसमें देखते हैं,
अब इसमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा वेक्टर नहीं है, तो इसका परिमाण निकालना पड़ेगा या मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि इसको ए वेक्टर से हमने इस पूरे टर्म को दिखाया हुआ है, तो ए इसका मॉड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करिए, 2/5 का स्क्वायर आई कैप प्लस 3/5 का स्क्वायर, केवल मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 25 एलसीएम, और यहाँ पे 4 + 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/25 आ जाएगा। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हमको दो मिले हैं, ये आपका ऑप्शन एक करेक्ट है और एक ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब आइए रिटन क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से रिटन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये एग्जामिनेशन में आए हुए यहाँ पे क्वेश्चन मैं जो भी लिया हूं, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं इसी जगह, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, इज द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप और यूनिट वेक्टर। यह पूछ रहा है कि क्या आई कैप जे कैप प्लस के कैप जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कि इस पूरे वेक्टर को हमने क्या दिखाया, ए वेक्टर से दिखाया, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब हमको इसका यूनिट वेक्टर क्या पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं। यूनिट वेक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे 1 मानते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन तीनों से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। अब क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, आपको क्या दिया गया है कि पूछ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है कि नहीं। तो ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने इसका परिमाण निकालना। अगर इसका परिमाण 1 के बराबर आ जाता तो हम लोग कह देते कि ये यूनिट वेक्टर है, नहीं आया तो ये आपका यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो कि इसकी वैल्यू इतनी दी गई है। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको करके लाना होगा होमवर्क में, ठीक है। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है, 3i कैप 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग का मन में डाउट होगा कि आप सर इसमें आप फॉर्मूला नहीं रख रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने फॉर्मूले को लगाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, और इसमें क्या पूछा है कि यूनिट वेक्टर बताइए निकाल के कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वेक्टर है यहाँ पे आपको बताना था कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आना चाहिए, और यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर कितना होगा उसको निकालना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वेक्टर को लिखिए, ऊपर आपका ए वेक्टर है तो ए वेक्टर जैसा है वैसा उतार दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √2 का स्क्वायर, आप थोड़ा डायरेक्ट हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऊपर ही रहेगा, नीचे कितना आएगा, 4 + 1 + 1 कितना आ गया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6। तो यहाँ पे ए कैप आपका, सॉरी
ए कैप जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है वो आपका इतना निकल के आ गया। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे ए कैप को आप क्या लिखोगे, 2/√6 आई कैप, 2/√6 आई कैप, प्लस यहाँ पे क्या है, जे कैप है तो यहाँ पे 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है कि एक ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है और बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे वेक्टर का एडिशन आपको आना चाहिए, हालांकि जब पढ़ लोगे तो आप लोग को यहाँ पे इजी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले हम यहाँ पे अगर मान लो ए वेक्टर की जगह -2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप रहता, तो आप कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या करना है, सेम मेथड, पहले उस वेक्टर को लिखिए -j कैप प्लस के कैप, फिर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है, -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -2i कैप, ऊपर तो -2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ही रहेगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा आपका √6 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। लास्ट वाले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का हमको a प्लस बी करना है। a प्लस बी करके हमको क्या बताना है, इसका डायरेक्शन बताना है। तो पहले a प्लस बी अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा एडिशन मैं बता दूं कि जो i कैप है वो i कैप के ही साथ ऐड होगा, जो j का, ऐसा नहीं कि 3i कैप है तो वो उस j कैप के साथ ऐड हो जाएगा। i कैप है तो i कैप के साथ ऐड होगा, j कैप है तो j कैप के साथ ऐड होगा, k कैप है तो k कैप के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं 3i कैप क्या है, इधर आपका 3i कैप 4j कैप प्लस k कैप यहाँ पे लिख लेता हूँ। a आपका कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा किसके साथ, जो बी वेक्टर आपको दिया गया है, i कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस 4k कैप, i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब इन दोनों को प्लस करिए, i का i के साथ एडिशन होगा तो 3 आपका 1 4i कैप, 4 माइनस जे कैप है तो यहाँ पे 3j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे k और प्लस 4k मिलके कितने हो जाएंगे, 5k कैप। ठीक है, अब ए प्लस बी वेक्टर का आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बन गया, अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी का इसका पूरे का कैप, अगर मान लो किसको, मान लो इस ए प्लस बी को मान लो हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, आर वेक्टर से दिखाते हैं। आर वेक्टर किसको दिखा रहा है, ए प्लस बी को दिखा रहा है ना। तो इस आर वेक्टर का हमको अगर हमको डायरेक्शन बताना है तो आर कैप निकाल लेंगे आप, आर वेक्टर अपन मॉड ऑफ आर वेक्टर। एक मिनट, ठीक है, इस आर कैप को कैसे निकालोगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके भेजना है, कितना होगा ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर रिटन क्वेश्चन हो गए, और आपके जो यूनिट वेक्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, यूनिट वेक्टर के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गया होगा, साथ ही साथ वेक्टर के भी बारे में आपको बेसिक बातें पता चल गई होंगी। ठीक है, तो
अब जैसा भी आपको ये वीडियो लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने का आपका मोटो क्या रहना चाहिए कि सब्सक्राइब हम करेंगे तो हमको क्या इसी तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन बना होगा और उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन यहाँ से डीएनएस एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग लेक्चर्स को लेके। ठीक है, तब तक आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।